दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो ये वाला टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल मुशर्रफ पर लिखा गया एक आर्टिकल आज के ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिलता है। जनरल मुशर्रफ की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ उसका मास्टरमाइंड जो है वो परवेज मुशर्रफ को कहा जाता है, यानी कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ। फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ आज न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि उनका निधन हुआ है। वो यूएई में रहते थे। 2016 में पाकिस्तान को छोड़कर वो यूएई चले गए। मीन्स वो ये रीज़न दे के गए थे कि उनको बीमारी है और कुछ ट्रीटमेंट के लिए उनको यूएई जाना पड़ेगा और फिर वो वहाँ पर ही रहें। वो वापस लौट कर कभी पाकिस्तान नहीं आए। सारे पावर्स जो हैं उनके पास से फिर लास्ट जो उनका फेज था जीवन का उसमें लगभग आप पकड़ लीजिए 7 साल जो हैं उनके जीवन के, लास्ट 7 साल, तो इसमें उनके पास कोई पावर नहीं था और बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम भी उन पर लगे। कभी कभी वो मीडिया में आते थे, कुछ टॉपिक्स को लेकर अपनी टिप्पणी जो है वो मीडिया में देते थे। लेकिन आज इस व्यक्ति का निधन हो चुका है। एंड बाय द वे 1999 का जो कारगिल वॉर है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चौथा युद्ध था। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ये कारगिल वॉर जो है उससे पहले भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो किस प्रकार के थे। मैं 1947 से 1999 की पूरी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ महीनों पहले की अगर बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999, राइट, कि कारगिल वॉर के कुछ महीने पहले क्या हुआ था कि उस समय पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुई, बातचीत हुई और फिर फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। वो एक बस में बैठकर लाहौर गए। इस बस का नाम था सादा ए सरहद, यानी कि बस ऑफ पीस। और लाहौर में दोनों नेताओं ने एक पीस एकॉर्ड साइन किया और फिर ऐसा लगा कि अब भारत और पाकिस्तान जो हैं वो एक नए युग में प्रवेश करेंगे। दोनों के बीच में जो दुश्मनी है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको बातचीत के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। ये सारी उम्मीदें जो हैं वो उस समय पर नज़र आ रही थी। लेकिन ये चीज़ के बाद, ये बस ऑफ पीस के कुछ ही महीनों के बाद, ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने ये कारगिल युद्ध जो हैं वो स्टार्ट करवा दिया। और जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो 1965 का जो युद्ध था उसमें भी लड़े थे। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था तो उसमें भी पाकिस्तान की साइड से वो भारत के खिलाफ लड़े थे। और बेसिकली वो ये दोनों हार के बाद बेसिकली 4 युद्ध हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चारों के 4 युद्ध जो हैं उसमें भारत की जीत हुई। तो अब कारगिल वॉर से ये जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो ये चाहते थे कि वो चीज़ों को हमेशा के लिए बदल दे, भारत को एक सबक सिखाए। ये सारे इंटेंशन से उन्होंने कारगिल हिल जो है उसको इलीगली कैप्चर कर लिया। और हम सब जानते हैं कि कैसे बहादुरी से भारत ने फिर ये कारगिल के जो हिल्स हैं उनको फिर से हमारे कब्जे में ले लिया। तो ये सारी कोशिशें जो हैं उनकी वो नाकामयाब रही ऑफ कोर्स। और 1999 में, अक्टूबर 1999 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाज शरीफ जो हैं उनको एक कू के माध्यम से हटा दिया। यानी कि वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। और फिर 2 साल के बाद जून 2001 में उन्होंने प्रेसिडेंट को भी हटा दिया और वो खुद प्रेसिडेंट भी बन गए, राइट। और जैसे वो प्रेसिडेंट बने उसके 6 महीनों के अंदर फिर से एक कोशिश की, हमारी जो पार्लियामेंट है उस पर उन्होंने टेरर अटैक करवाया। फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो बैक्ड मिलिटेंट्स थे उन्होंने हमारी इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया। तो वी कैन कंसिस्टेंटली सी कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी टॉक्सिक व्यक्ति था, राइट। और भारत के प्रति एक अलग ही नफरत इसके दिल में थी। वी कैन क्लियरली सी कि जिस प्रकार से कारगिल और उसके बाद ये पार्लियामेंट पर अटैक करवाना, और पाकिस्तान के लिए भी इतना कोई ख़ास अच्छा व्यक्ति था नहीं, राइट। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नवाज शरीफ की सरकार थी तो उसको हटा दिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया। और कुछ समय के बाद भारत ने फिर से एक चांस दिया पाकिस्तान को कि
वो अपनी चीज़ों को सुधार दे और भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे कर दे। तो फिर क्रिकेट से शुरुआत हुई, दोनों देशों के बीच में क्रिकेट जो है वो लंबे समय तक खेला गया, टेस्ट सीरीज फ्रॉम 2004 टू 2007। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी जनरल थे, राइट, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उनके कंट्रोल में थी और धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी बन गए, यानी कि टोटल पावर जो है पाकिस्तान का वो इस व्यक्ति ने अपने हाथों में ले लिया। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया, 2007 में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान में। तो पावर का भी भूखा व्यक्ति ही आप इसको कह सकते हैं, राइट। देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस व्यक्ति ने अपने कंट्रोल में ले लिए। लेकिन ये चीज़ जो है वो लंबे समय तक नहीं चली, धीरे धीरे जो है वो चीज़ें चेंज हो गई और ऐसी चीज़ें चेंज हुई कि डेथ सेंटेंस उनको अवॉर्ड की गई। जो हाई ट्रीजन केस था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना, तो इसकी वजह से उनको राष्ट्रद्रोह का एक आरोप लगा उन पर और इस केस में उनको मृत्यु की सज़ा हुई है। फाइनली ये मृत्यु की सज़ा जो है वो कैंसिल की गई थी, लेकिन वी कैन क्लियरली सी कि वहाँ की कोर्ट ने, ये भारत की कोर्ट ने नहीं दिया है, ये पाकिस्तान की कोर्ट ने ही ये सारी सज़ाएं जो हैं वो इस व्यक्ति को सुनवाई है। तो फाइनली इस व्यक्ति का चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसे लोगों ने जो टॉक्सिसिटी इंजेक्ट की है, इसके रिजल्ट्स हमें आज भी देखने को मिलते रहते हैं। यू आर वॉचिंग एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स फॉर यूपीएससी। आज 6 फरवरी 2023 है। दोस्तों, लेट मी टेल यू कि न्यूज़ जो हैं, राइट, उसको अलग से कवर किया जाएगा अब, राइट। एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें सिर्फ आपको आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड न्यूज़ फॉर यूपीएससी। ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, आज सुबह 8:30 बजे इसको लॉन्च किया गया था और हर रोज़ एज क्विकली एज पॉसिबल ये वीडियो जो है वो आपको क्यूरियसली एजुकेशन की चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस वाला लेक्चर मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेगा फाइनेंशियल न्यूज़ वाला लेक्चर, राइट। तो ये बेसिकली 3 डेली लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। टैक्स गैम्बिट द हिंदू का ये आर्टिकल है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने बजट वाला वीडियो जो मैंने बनाया है और लॉन्च किया है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मैंने एक पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया था। ये बजट में जो नई इनकम टैक्स सिस्टम है, पहला इनकम टैक्स सिस्टम जो है वो 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली पैरेलल 2 इनकम टैक्स सिस्टम चल रही है, एक पुरानी सिस्टम है और एक नई सिस्टम जो 2020 में लॉन्च की गई। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ, राइट। वो जो CAs हैं जो अकाउंट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको उससे उनके लिए ये एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। आपको ये समझना है कि 2 पैरेलल सिस्टम चल रही थी, तो जो नई सिस्टम रिलीज़ की थी 2020 में, तो उसको अपग्रेड किया गया। पहले ऐसा था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। अब आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। और सरकार जो है बेसिकली ये एग्जेम्पशंस को ख़त्म करना चाहती है, राइट। लेकिन ये अगर आप एग्जेम्पशंस ख़त्म करेंगे और आप जो पैसे वापस क्लेम कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों को अगर आप बढ़ाएंगे, तो होगा ये कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे। उसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जो आपको समझने हैं। इंडस्ट्री के कैप्टन्स जो है उनका कहना यह है कि इसकी इम्पैक्ट सेविंग रेट्स और इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगी। वो कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पहले ऐसा था कि अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हैं तो पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन जो 2 लाख रुपए हैं बाकी के, उस पर आपको टैक्स पे करना है। यू नो, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो पहले आप 2 लाख पर टैक्स पे करते थे। अब इसमें भी ऐसा था कि लेट्स से कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया 50,000 रुपए का और 1.5 लाख रुपए जो हैं बाकी के आपके, उसको अगर आपने लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में आपने एक FD करवा ली, जिसका एक टेक्निकल नाम भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये FD में ऐसा होता है कि अगर आपने ये FD करवाई, टैक्स सेविंग FD इसको कहते हैं, टैक्स सेवर FD। तो अगर आप ये टैक्स सेवर, दिस इज द वर्ड फॉर इट दैट आई वाज लुकिंग फॉर, तो ये
1,50,000 की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 5 सालों के लिए आप इस एफडी को तोड़ नहीं सकते। तो ये एफडी किसके पास रहेगी, मीन्स ये पैसे जो हैं वो किसके पास हो जाएंगे, बैंक के पास हो जाएंगे। तो बैंक को ऐसे 1.5 लाख रुपए 5 सालों के लिए मिलेंगे, तो बैंक के पास कैपिटल आएगा। ये कैपिटल जो है वो बिजनेसेस को लोन के तौर पर दे पाएगा, और आपका फायदा ये होगा कि आपके पास एक तो लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया और आपने 1.5 लाख की एफडी भी करवा ली, जो आज नहीं लेकिन भले ही 5 साल के बाद आपको यूज आएगी, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू नो कि आपके पास 1.5 लाख की एफडी तो हो गई। ठीक है। अब अगर 7 लाख रुपए आप कमाते हैं और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है लेट्स से, तो आप क्या करेंगे? ये 7 लाख रुपए में से मान लीजिए कि आपके हाथ में अभी 2 लाख रुपए बचे हैं, बाकी का आपने खर्च कर लिया, तो ये 2 लाख जनरली लोग क्या करते हैं, मोबाइल खरीद लेंगे या फिर गाड़ी खरीदेंगे, हम पैसों को स्पेंड करेंगे। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क। ये हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो ऐसा ही काम करता है। तो निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि एक एडल्ट जो है उसको ये पता होना चाहिए, वो बेस्ट जज बने अपनी चीज़ों को लेकर। तो उनकी बात भी सही है, सरकार जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखा नहीं सकती, लेकिन हमें यह भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे देश में लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे तो इन पैसों को वो खर्च करेंगे, विच इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। लोग मोबाइल खरीदेंगे, ये वो कितनी सारी चीज़ें हैं वो खरीदेंगे बेसिकली, लेकिन इससे लोगों की सेविंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर एक ऐसा देश जिसमें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यूनिवर्सल हेल्थ बेनिफिट सभी को नहीं मिलते हैं, ऐसे में अगर लोग सिर्फ पैसे ही खर्च करते रहेंगे और सेविंग नहीं करेंगे तो ये लोगों के लिए ही अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर गलत हुई है, या फिर ये चीज़ जो है वो सही नहीं है कि लोग जो हैं वो अब 7 लाख रुपए तक पैसे कमाने वाले लोग जो हैं वो फिर अब उतनी ज़्यादा सेविंग जो पहले उनको करनी पड़ती थी, मीन्स आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपको ऐसी कुछ सेविंग्स करनी ही पड़ती थी, या फिर ऐसा होता कि आप टैक्स पे कर दें। मीन्स लॉजिकली कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर आप लेट्स से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 लाख पर लेट्स से आपको 10% या फिर 20% टैक्स पे करना है, तो आपको टैक्स पे करने में किसी को मज़ा नहीं आता है, राइट? नो वन लाइक्स, सभी को यही लगेगा कि कम से कम मैं टैक्स पैसे कैसे भरूं। तो लोग ये सेविंग करवा लेंगे, कुछ एफडी, अब ये इंश्योरेंस खरीद लेंगे, तो एग्जाम्पशंस मिल जाते थे कि अगर आप ऐसी 2-3 चीज़ें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अब ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, तो फिर लोग जो है इन पैसों का खर्च करेंगे। तो ये एक नेगेटिव साइड है इसकी। रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन नॉट की स्टोन कॉप्स, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो 2019 दिसंबर 2019 में जो वायलेंस हुआ था, तो इसमें 11 लोगों को जो पकड़ा गया था, तो दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने, ये सरकार ने या फिर मैंने या फिर आपने नहीं, दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने ये 11 लोगों को एक्विट कर दिया है, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया है, और ये कहा है कि इनका कोई रोल नहीं है इस वायलेंस में। तो ये एक वेकअप कॉल है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन। प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल रहा, कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं दे पाया जिससे ये साबित हो कि ये 11 लोग जो हैं वो वायलेंस में शामिल थे। सो दिस इज अ वेकअप कॉल कि हम हमारी इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि इस प्रकार के केसेस जो हैं वो जो इनोसेंट लोग हैं उनको इस प्रकार के केसेस में फंसाया ना जा सके। अब ये जो केस है ये पूरा राइट टू डिसेंट और फ्री स्पीच इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर चीज़ नज़र आई है, दैट इज़ कि सब पार इन्वेस्टिगेशन वर्क बाय पुलिस। तो व्हाट वी नीड इज़, एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 7 रिफॉर्म्स जो हैं पुलिस के, तो उसमें यह क्लियरली बताया था कि हमारी पुलिस फोर्स जो है, पहले तो फोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पुलिस सर्विस इज़ द राइट वर्ड। यहाँ से पूरा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। फोर्स की ज़रूरत तब थी जब ब्रिटिश राज था। आज़ाद देश में जो पुलिस सर्विस होनी चाहिए, पुलिस फोर्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, इन द सेंस कि उसकी अलग अलग टीम हो। कि आप एक पुलिस स्टेशन में जाएं तो उस पुलिस स्टेशन में 2 डिविजन्स हो सकते हैं,
कि एक डिवीज़न जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म सर्विस वाले लोग मिलेंगे जो यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर और उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, भले ही उनके यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के साथ ही डील करेंगे। तो इससे चेक्स एंड बैलेंसेस भी क्रिएट होगा और हमारे पास अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स भी हम क्रिएट कर पाएंगे, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन फिर ये चीज़ तब तक मीन्स आप डिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन जब तक पॉलिटिशियंस के पास ये पावर होगा कि वो पुलिस को ट्रांसफ़र कर सके, उनको प्रमोट कर सके, ये सारे पावर्स जब तक पॉलिटिशियन के पास होंगे तब तक इसका भी कोई फ़ायदा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन करने का तरीका है, राइट, आई विटनेस के रिपोर्ट, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसीजर्स जो हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंटेशन है एविडेंस का, ये भी रोबस्ट होना चाहिए। अगर हम जस्टिस सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, दूसरे बड़े बड़े जो हीनियस क्राइम्स हैं, तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न है इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी जो है वो आज भी हमारी उतनी कमज़ोर है। तो लोगों का जो विश्वास है वो सिस्टम में बरकरार रहे, उसके लिए वी नीड गुड पीपल फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट। India's just energy transition is more than a coal story. द हिंदू का यह आर्टिकल है। एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जिसको जेट पी कहा जाता है, तो जेट पी इज इमर्जिंग एज द की मैकेनिज्म फॉर मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट एन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में वैसे तो हमने बहुत बार चर्चा की है कि ये जो पैसे हैं डेवलप देशों को देने हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो डेवलप देशों ने किया है, तो ये डेवलप देश जो है वो अपनी जेब में से पैसे दे ताकि जो डेवलपिंग देश हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन कर सके, जो कोल बेस्ड या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स से रिन्यूएबल सोर्स की तरफ, NRE से RE रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ सकें। और ये सारी चीज़ें ग्लासगो पैक्ट में भी बताई गई थी। अब साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये जेट पार्टनरशिप के 3 मेंबर्स हैं या फिर 3 देश हैं, और अब इंडिया जो है इसका नेक्स्ट कैंडिडेट है। तो इंडिया को एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम इस जेट, ये जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको हम आगे ले जा सकें। अब ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल के साथ जुड़ी हुई जो जॉब्स हैं उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो फ्यूचर एनर्जी एक्सेस है उसमें भी डिसरप्शन होगा। स्टेट्स जो हैं अगर वो ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसे खर्च करेंगे तो वेलफेयर प्रोग्राम्स पर इसकी इम्पैक्ट आएगी। उनके पास वेलफेयर के प्रोग्राम्स के लिए कम पैसे रहेंगे हाथ में। और जो इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ हैं कोल और दूसरे रीजन में, तो ये भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये कुछ इसके शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, लेकिन दैट्स द रीज़न वाई वी नीड मनी, राइट। अब साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले तो बाकी के जो इंडोनेशिया पकड़ लीजिए, इंडोनेशिया और दूसरा जो देश कौन सा मैंने बताया था, वियतनाम, तो ये दोनों देशों में ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अलग से फंड, रीस्किलिंग के लिए फ़ंड रखा है कि जो कोल माइनिंग रीजन में जब जॉब्स जाएगी तो उनको रीस्किल करके उनको नई जॉब्स दी जाएगी। तो इसके लिए $8.5 बिलियन रखे हैं। और जो इंडोनेशिया और वियतनाम है, तो ये 2 देश जो हैं ये सिर्फ मिटिगेशन फाइनेंस पर ही फोकस कर रहे हैं। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है हमारे देश की, उसका कहना यह है कि 2030 तक हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो आज जितनी है उससे डबल हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि वी नीड मोर एनर्जी। और भारत जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम डीकार्बोनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितनी गरीबी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा। तो डेवलपमेंट जो है उसको हम रोक नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि ज़्यादा पैसे अगर हमारे पास आएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये ट्रांजिशन जो है उसको थोड़ा और स्मूथ किया जा सकता है। भारत का कमिटमेंट ये है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है ये नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें हर साल 75 गीगावाट
जो नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमारी उसको 75 गीगावाट पर ईयर से बढ़ाता जाना पड़ेगा। तो इट्स लाइक 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये 2030 तक ये चलेगा, तब जाकर हम ये 500 गीगावाट अचीव कर पाएंगे। कोविड और इन सारी चीज़ों की वजह से जो 175 गीगावाट का हमारा टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। अब एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसका सोलराइजेशन, राइट। एमएसएमई डीजल पावर्ड इंजन जो जनरेटर्स यूज़ करें तो उसकी जगह पर उनको भी सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन दिया जाए। जो रेसिडेंशियल कुकिंग है, हीटिंग है, तो इसको भी रीन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ा जा सकता है। और इसके लिए हमें चाहिए कंपोनेंट्स, जो सामान चाहिए। अब हमारे देश में क्या है कि चाइना के कंपोनेंट्स जो हैं उससे हमारे कंपोनेंट्स 20% ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो मास प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो फिर कॉस्ट कम आ सकती है, और इसके लिए दूसरे देशों के साथ नेगोशिएट करके हमें ये चीज़ अचीव करनी पड़ेगी कि हम हमारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से ही हम कॉस्ट को कम कर पाएंगे। और जो कोयले के जो थर्मल पावर प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं कि कम से कम कोयले से ज़्यादा हम एनर्जी क्रिएट करें। और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका भी, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक जगह पर कोयला निकलता है और दूसरे राज्य में उसको भेजा जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्च हो जाता है, राइट। तो ये भी कम करने की ज़रूरत है। जो पावर प्लांट्स हैं उनको एफिशिएंट बनाने हैं, और जहाँ पर कोयला मिल रहा है वहाँ पर ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। तो G20 का प्रेसिडेंट है भारत इस साल, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम डेवलप्ड देशों के साथ नेगोशिएट करके उनसे और ज़्यादा पैसे लें, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन सारे डेवलपिंग देशों के लिए। यमनीज वेट फॉर वॉर क्राइम्स जस्टिस लिंगर, पायोनियर का ये आर्टिकल आप देखिए स्क्रीन पर है। यमन, ये अरेबियन सी है, और यहाँ से जब आप इस तरफ आते हैं तो गल्फ ऑफ एडन आता है, ये एडन सिटी है। और ये रहा जिबूटी, ये सोमालिया, राइट, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है। और यहाँ से आप बाबल मंदेब होकर आप रेड सी में एंटर करते हैं। सना जो है ये इसका कैपिटल है। सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ डायरेक्टली अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये देश है यमन। यमन जो है ये वेस्ट एशिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, और पिछले 8 सालों से यहाँ पर युद्ध चल रहा है। लाखों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है, और जितने भी यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं वो ये सारे के सारे नॉर्म्स का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे सिविलियंस जो हैं उनको मारा गया है, और जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फ्रेमवर्क जो है वो ये कहता है कि वे सारे सिविलियंस और वे सारे लोग जो वॉर में पार्ट नहीं लेते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको आप युद्ध में घसीटेंगे नहीं या फिर उन पर कोई जुल्म नहीं कर उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि सिविलियंस जो हैं, खास करके छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग, राइट, उन पर अंधाधुंध वॉर क्राइम्स जो है वो यमन में हुए हैं। और ये वॉर क्राइम जो है ये 20th सेंचुरी में इसकी डेफिनेशन जो है वो तय की गई थी। और बेसिकली जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 जो है वो भी कहता है, आर्टिकल 147 of the 4th Geneva Convention defines war crime as willful killing, torture and inhuman treatment, including willfully causing great suffering or serious injury to body, health, unlawful deportation, transfer or unlawful confinement of a protected person, taking of hostages, extensive destruction, appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है कि वॉर क्राइम कैसा होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो रोमन स्टैट्यूट के आधार पर एस्टेब्लिश की गई 2002 में, 123 मेंबर कंट्रीज थे उस समय पर इसके। तो ये जो कोर्ट है ये भी डिफाइन करती है, मीन्स ये कोर्ट जो है ये एक ऐसी अथॉरिटी है कि अगर कोई व्यक्ति जो हेड ऑफ स्टेट है या फिर मिलिट्री मेंबर है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है, तो अगर इसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम या फिर जेनोसाइड किया है तो इनको प्रोसिक्यूट करने का काम जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करती हैं। 2019 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो UNHRC, इसने यमन पर एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया। और इस रिपोर्ट में ये बताया कि सऊदी अरेबिया और USA, UK और फ्रांस जैसे देश जो हैं, ये सारे देशों की वजह से ये यहाँ पर वॉर क्राइम्स ज़्यादा हुए हैं,
राइट। और आज देखिए यूनाइटेड नेशंस, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ग्लोबल गवर्नेंस के, वो चुप बैठे हैं और यहाँ पर ये वॉर क्राइम्स जो हैं वो चलते ही जा रहे हैं, पिछले 8 सालों से चलते जा रहे हैं। सो दिस इज टाइम टू स्टॉप दिस वॉर क्राइम, इनफ इज इनफ। ये पूरी जो एक पावर की गेम है, राइट, ये स्टार्टिंग जो है वो ये यहाँ पर ईरान एक जगह पर है और दूसरी जगह पर है सऊदी अरेबिया और उनकी टीम। तो ये दोनों की राइवलरी जो है, ये यमन नाम का देश जो है, तो ये इनका एक प्रकार का वॉर थिएटर बन चुका है। ये दोनों देश अपनी राइवलरी ये यमन में निकाल रहे हैं। यमन में हाउथी रेबल्स ने ये शुरुआत की, ये जो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, तो हाउथी रेबल्स ने यहाँ पर शुरुआत की। सना जो कैपिटल है वहाँ पर गए, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया, फिर ये प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया चले गए, उनकी जगह पर उन्होंने कोई दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया और तब से ये युद्ध जैसी सिचुएशन जो है वो चल रही। लेकिन जो अरब स्प्रिंग हुई 2011 में, तब से धीरे धीरे यमन जो है उसमें एक प्रकार का ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बट एनीवे, यमन की और ज़्यादा डीप हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। बेसिक बॉटम लाइन ये है कि आज भी इतने लेटेस्ट ज़माने में ह्यूमन ये जो वॉर क्राइम्स हैं वो खुलेआम चलते रहते हैं। बड़े बड़े देश जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे ही चुप बैठे हैं। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.